नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी नई सुबह में। नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे कहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बाहरी खूबसूरती से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसकी पूरी खूबसूरती का आकलन कर बैठते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं, जब आप नेचर के करीब जाते हैं, तो इस बात पर गौर करिए कि हम मोर की खूबसूरती से बहुत प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि मोर कितना ही खूबसूरत है, पूरे वातावरण को खूबसूरत कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोर का जो भोजन होता है वो सर्प होता है? जी हाँ, मोर जो अपने भोजन में ग्रहण करता है वो सांप खाता है। तो ये सोचिए कि अंदर से वो कितना जहरीला होगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की खूबसूरती को परखने की कोशिश कीजिए और तब जाकर उसके करीब जाइए। निसंदेह ऐसी जो बातें होती है वो आपके व्यक्तित्व को निखारती है, क्योंकि जब सकारात्मक लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तभी आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे साझा करते हैं महापुरुषों द्वारा बताई गई अनमोल बातों को अनमोल वचन के माध्यम से। आइए नजर डालते हैं। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, आप हैं डॉक्टर विजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहार में। थैंक यू। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताएं। आप विभागाध्यक्ष हैं गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के, और साथ ही आप सह संयोजक हैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से। थैंक यू मैडम। आज के कार्यक्रम में हमें आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ डीडी बिहार की ओर से। और मैं सबसे पहले अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि बचपन मेरी ग्रामीण परिवेश में बीती है। मेरे 3 भाई थे हम लोग, और माता पिता का सौजन्य से आज इस मुकाम पर प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हुआ हूँ। गांव के छोटी सी गांव में नौडिहा कला वजीरगंज प्रखंड में है, जहां मैं बचपन में स्कूलों में गया। उसके बाद श्री रामानुग्रह उच्च विद्यालय वजीरगंज गया में ही है। वहाँ हाई स्कूल करने के बाद मैं इंटरमीडिएट गया से किया, और स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत गया कॉलेज गया से हासिल किया। तत्पश्चात जो है अपनी कैरियर को बनाने के लिए मैं पटना आया, और पटना में अपनी कैरियर बनाने के लिए यूपीएससी, नेट, जेआरएफ और कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी की, और सभी स्थानों पर मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो यह मेरे माता पिता का सौजन्य है, और मेरे भाई का सौजन्य है, और मेरे ग्रामीण परिवेश में जितने भी सहयोगी मेरे लिए हैं वो मेरे लिए सब तो शुक्रगुजार हैं कि उनके सहयोग से आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं। जी विजय जी, चूँकि जब लोगों की बात होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ आज अपनी मेहनत की बदौलत हूँ, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने ये कहा कि मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स की बदौलत हूँ, अपने गार्जियंस की बदौलत हूँ, अपने जो भी हमारे आसपास लोग हैं जो सह संयोजक होते हैं उनकी बदौलत हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सर। चूँकि जब बात आपने बचपन की है तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जैसे उनकी जो रुचि होती है, यदि हम साइंस में देखें, यदि हम आर्ट्स में देखें तो उनकी रुचि होती है, लेकिन गणित विषय को लेकर एक मुझे लगता है कि एक मैथमेटिक्स फोबिया शुरू से ही उनके अंदर होता है कि मैथ्स विषय है, मुझे बस पास मार्क्स आ जाए, मैं पास करता चला जाऊँ। तो क्या बचपन में आपके मन में ऐसी कोई बात आई, या फिर मैथ्स से आपका लगाव कैसे हुआ, जुड़ाव कैसे हुआ, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गणित एक रुचिकर विषय है जी, लेकिन गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम किस प्रकार से अध्ययन, एक प्लानिंग की आवश्यकता है, एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, जिसमें अपने पेरेंट्स की सबसे अहम भूमिका प्रारंभिक अवस्था में होती है कि पेरेंट्स बच्चे को प्यार से गणित के बारे में या विषय के बारे में अवगत कराए। एक अच्छे वातावरण में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सहूलियत होती है सीखने के लिए, प्यार प्यार में उन्हें पढ़ाया जाए। और पजल के आधारित पर जो खेल खेल में मैथमेटिक्स, रामानुजम में कहा था कि मैथमेटिक्स द गेम ऑफ प्लेमेट्स, यानी खेल खेल में कैसे हम गणित को अध्ययन करें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी छात्र पढ़ते हैं वो अपने टाइम की सीमा को निर्धारित करें, अपने रूटीन को निर्धारित करें, तो
तो पढ़ने में उसकी सुविधा होगी। उसके बाद अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद जो है विजन, लक्ष्य व मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। एक प्लानिंग जो बनाएं और वो प्लानिंग के लाइट में अगर बच्चे काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो गणित को रुचिकर विषय के रूप में समझ सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक, मार्गदर्शक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अच्छे होनी चाहिए, जो कि उन बच्चों को एक मोटिवेट कर पाए। उसके स्किल डेवलपमेंट को कैसे, उसके लर्निंग कैपेसिटी को कैसे बड़ा, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी, तो ऐसी क्या खासियत थी मैथ्स विषय में जो आपको लगा कि मुझे इस विषय को लेकर आगे बढ़ना है, इसमें करियर बनाना है? क्या ऐसी खासियत आपको दिखी थी इस विषय में? देखिए, गणित मेरी प्रारंभिक अवस्था से ही गणित रुचिकर विषय थी। शुरुआत में गणित मेरा बहुत सबसे प्रिय विषय नहीं था, क्योंकि उस समय लालटेन की युग थी। लालटेन की रोशनी में मैं पढ़ा, दिए की रोशनी में पढ़ा, और सुविधाएं के अभाव थी, आर्थिक भी समस्याएं थी, लेकिन सुविधाओं के बावजूद भी लगन में मुझे कभी भी डेडिकेशन में कमी नहीं थी। और प्रैक्टिस करना, हमेशा मैं अभ्यास करते रहता था। एक प्रश्न को एक बार 10 बार बना करके उसको अपने जेहन में लाने का प्रयास करता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे गणित मेरा विशेष रुचिकर विषय होगी। क्लास 8 के बाद मेरा ज़्यादा विषय रुचिकर विषय बना, क्योंकि 8 में एक मार्गदर्शक शिक्षक विजय कुमार जी थे, जो मेरा ही नाम था, रामानुग्रह उच्च विद्यालय में। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण किया और उनके सानिध्य में जब पढ़ने लगा तो इतनी अच्छी गणित विषय हो गई कि मैं आगे पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैं बता देता कहना चाहता हूँ कि क्लास 8 में बहुत कम मुझे अंक आए, लेकिन एक वर्ष की उनके ट्रेनिंग के लाइट में मैं गणित में बहुत अच्छे अंक, यानी उस समय 75 में 67 अंक प्राप्त किया था। उसके बाद 10th में और 11th-12th में और कमीशन में जब मैं एग्ज़ाम देना शुरू किया तो मुझे याद है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 600 अंक की एग्जाम होती थी, मैथमेटिक्स में 555 अंक प्राप्त हुए थे। और मैं बिहार लोक सेवा आयोग भी उसी पर बदौलत में सिविल सेवा क्वालिफाई किया था। बिहार एजुकेशन सर्विस में मैथ में 400 में 335 अंक प्राप्त करने के बाद मैं बिहार एजुकेशन सर्विस क्वालिफाई किया था। जी, तो यदि हम कार्यक्षेत्र की शुरुआत की बातचीत करें तो आपने गणित विषय में काम करना शुरू किया। एक कॉलेज में आपने शिक्षक के तौर पर, बतौर शिक्षक के तौर पर आपने ज्वाइन किया था। तो उन दिनों के विषय में क्या कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं 2003 में एसएस कॉलेज जहानाबाद में प्राध्यापक के रूप में गणित विभाग में योगदान दिया था। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के आधार पर मुझे वहाँ योगदान दिया गया था। और 2003 में योगदान करने के बाद स्वामी सहजानंद कॉलेज, जो किसान के प्रणेता थे, उन्हीं के नाम पर ये महाविद्यालय का हुआ था। उसके बाद में 2005 में मेरा स्थानांतरण कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना हुआ। तो वहाँ जो गणित के प्रति बच्चों का रुझान था काफ़ी इंटरेक्टिव था। उस समय जो 2003 में बच्चे पूरे आते थे महाविद्यालय में, उन्हें शिक्षण करने में मेरे काफ़ी अभिरुचि और बच्चों को सीखने, थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मुझे अपेक्षित सहयोग ज़्यादा प्रदान हुआ उस पीरियड में। जी, यदि हम बातचीत करें लोक सेवा आयोग की, तो लगभग हर विद्यार्थी का ये सपना होता है। आपने बिहार लोक सेवा आयोग क्रैक भी किया था और इसमें आपने अपनी सेवाएं भी दी हैं, तो इसके विषय में जानना चाहूँगी, ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2005 बैच में 45वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता परीक्षा में मैं सफल हुआ था, लेकिन सफलता के उपरांत कतिपय कारणों से मैं 2012 में बिहार एजुकेशन सर्विस में योगदान दिया और 2012 से 2017 तक, यानी 5 वर्षों तक मैं इस बिहार एजुकेशन सर्विस में डिफरेंट जिलों में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, जिसमें प्रथम शिवहर जिला में मैं प्रथम 2012 में योगदान किया। उसके बाद समस्तीपुर जिला और अंततोगत्वा में 2014-15 में मैं बेगूसराय में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में योगदान किया। और करीब मैं सभी विभागों में देखा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इस्टेब्लिशमेंट, एमडीएम की योजनाएं, माध्यमिक शिक्षा योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, स्थापना, यानी सारे जो जितने भी फैकल्टी होती हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सभी पर मैंने कार्यरत रहा। और इसी कारण एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के कारण आज हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से ओलंपियाड कराते हैं। अब पूरे बिहार के राज्यों को उसको ला करके हम आईआईटी में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं।
जी, यदि हम आपके योगदान का ज़िक्र करें तो आपने बताया कि 12 से 17 तक आपने कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कार्य किया है और भी कुछ ऐसे आपके अनुभव होंगे और भी कुछ ऐसे आपके योगदान होंगे। तो कुछ एक का ज़िक्र यदि करना चाहेंगे तो इसके विषय में ज़रूर आप हाँ देखिए, अपनी यादें साझा करें। मैं तो ऐसे कॉलेज के शिक्षक हूँ, गणित विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं 2 प्रकार की योजनाएं विशेष रूप से, एक ओलंपियाड योजनाएं करते हैं बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक भाग है। उनके माध्यम से प्रतिवर्ष रामानुजम दिवस के आधार पर श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो साइंस डे पर जो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से आयोजित किया जाता है, उससे बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं, यानी इस वर्ष की मैं बात करता हूँ, करीब 3000 बच्चे को सिलेक्शन हुआ और उन बच्चों में 1423 बच्चे का अभी आईआईटी में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में वो शिक्षा विभाग का कंट्रीब्यूशन है। वो शिक्षा विभाग के माध्यम से वो प्रशिक्षण आईआईटी में दिया गया। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग का शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर आईआईटी में बच्चों को एक ट्रेनिंग दिया जाता है और उसे चयनित कर करके उसे एक नई मुकाम पर नई ऊर्जा के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जी, चूँकि आप जो बात बता रहे हैं विजय जी, यदि हम बातचीत करें ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं, निम्न ग्रामीण तबके में जो आते हैं, जिन्हें नहीं पता कि गणित विषय क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उन्हें बस ये पता है कि मुझे 8th करना है, 10th करना है, 12th करना है, तो क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जो उन तक, यानी कि हर क्षेत्र के बच्चों तक पहुँच पाए? गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे रहते हैं, आप कैसे उन्हें जाकर अवगत कराते हैं कि ये भी विषय है जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो, करियर बना सकते हो? क्या कुछ ऐसा अनुभव है आपका जो आप साझा करना चाहेंगे? क्योंकि हमने अभी बताया था कि स्कूली बच्चे जो क्लास 6 से 12 के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हम उन्हें चयनित करते हैं। हम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी बिहार काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस और के आलोक में जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हैं। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसके परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। उन लोग बच्चे के ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं और उन लोग, और जो ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, उन लोग को चयनित करते हुए उन्हें हम आगे की राह दिखाने का प्रयास। उसमें प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं और उनके जो कैरियर बनाने के, उनके मोटिवेट करने के लिए आईआईटी में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये सबसे खासियत है कि आईआईटी में जो प्रशिक्षण दिया गया है वो एक यूनिक प्रशिक्षण, उस प्रशिक्षण जो 1 महीने का इस वर्ष 1 जून से 30 जून तक आयोजित किए गए थे, उसमें जो है सभी आईआईटी के ही फैकल्टी आते हैं। तो यह बहुत बड़ा एक बिहार के बच्चों के लिए सौभाग्य है कि ऐसी मोटिवेशन बच्चों को दिया जाना, उसके एक क्वालिटी इन्हांसमेंट का सबसे बहुत मधुरा, और उस बच्चे को एक मैथमेटिक्स की लर्निंग एवं डूइंग कैपेसिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है कि किस प्रकार हम गणित को अभिरुचिकर बनाएं। सभी शिक्षक आते हैं, जो शिक्षक कुछ हमने नाम बता दें, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर, जी.के. श्रीनिवासन फ्रॉम आईआईटी मुंबई, प्रोफेसर एम.के. सिंह फ्रॉम आईआईटी एस.एम., प्रोफेसर आर.के. शर्मा आईआईटी दिल्ली, सभी जगह से प्रोफेसर आईआईटी के आकर के उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उनके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर, संगीत, खेल आदि में भी बच्चों को रुचिकर बनाने के लिए उन लोगों को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें शिक्षा विभाग की काफ़ी अहम भूमिका होती है। जी विजय जी, चूँकि आपने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर आपने काम किया, क्या ऐसी वजह रही कि आपने बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य को छोड़ा और पुनः शिक्षण के कार्य में आप आए? क्योंकि अभी हम आपके परिचय का जिक्र करें तो आप विभागाध्यक्ष हैं गणित विभाग के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो ऐसे क्या खास वजह रही? क्या शिक्षण का कार्य आपको ज़्यादा प्रभावित करता रहा या क्या ऐसी वजह रही? मैं चाहूँगी कि आप खुद इसके विषय में बताएं। देखिए, प्रारंभिक अवस्था से मैंने आपको बताया था कि गणित मेरी रुचिकर विषय थी जी, और इनोवेटिव आइडिया मैं डेवलप करना चाहता था कि इनोवेशन हम कैसे कर पाएँ। अगर एजुकेशन सर्विस में रहता तो ये स्थितियाँ अलग थी। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करना पड़ता था। पूरे एक जिला का हेड होता था
इट इज ए डीपीओ इस्टेब्लिशमेंट के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन उसको डाइवर्सिफाइड रूप में आज अगर मैं हमने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मैं ओलंपियाड है, इससे अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त किया। मैं बेगूसराय में जब पदस्थापित था तो प्रत्येक प्रखंड में जाकर करके मैं इस प्रकार के इनोवेटिव आइडिया को देता था, सभी शिक्षकों के साथ, सभी ऑफिसर्स के साथ मिल करके एक ओलंपियाड और इनोवेटिव आइडिया के अंतर्गत नवाचार शिक्षा के संदर्भ में मैं चर्चा करता था। तो छोड़ने का मूल वजह हुआ कि एक इनोवेशन के क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर प्रदान हुआ, और दूसरी चीज है कि मैं एक राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का काम करना चाहता था कि ओलंपियाड और नवाचार को हम किस प्रकार आगे बढ़ा पाए। वो वहाँ करने में समस्याएं हो रही थी और मैं न्याय भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वहाँ जो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में होते तो ग्रामीण परिवेश में लोकल सेल्फ प्रॉब्लम, कुछ प्रशासनिक स्तर पर, कुछ राजनीतिक स्तर पर कई हस्तक्षेप किए जाते हैं। मैं उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपना कैरियर को बदला और लगा कि नहीं, मुझे अधिक से अधिक बच्चों को इसमें हमको कैरियर में जोड़ना है और उसको गणित को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जी ठीक, क्योंकि जब आप उस पद पे होते हैं तो वहाँ जो काम होता है वो पूरे जिले के लिए होता है, पूरे राज्य के लिए होता है, तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, शिक्षण का ऐसा कार्य है जो मैं बच्चों के साथ जुड़ के करूँगा तो उनके भविष्य के लिए एक अच्छी जो खिड़की है वो खुल पाएगी, जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम बात करें तो आप बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के संयोजक के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो यहाँ जो वर्तमान आप कार्य कर रहे हैं इसके विषय में जानना चाहूँगी, और क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ आपको देखने मिल रही हैं? हाँ, देखिए, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी बहुत पुरानी संस्था, 1958 में इसका स्थापना भागलपुर में की गई थी और 1961 में प्रथम जर्नल जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का प्रकाशित किया गया था। और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का उद्देश्य मूल रूप से रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, और 1993 से जो है टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें होमी भाभा सेंटर्स के जो PRMO पहले टेस्ट होती थी, उन टेस्ट को भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी आयोजित करती आ रही है। लेकिन बाद में जो है इंडिपेंडेंट रूप से बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने ओलंपियाड के माध्यम से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया और आज उस अवसर पर पहुंच गया है कि राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान बन गई है। अब भारत सरकार ने भी इसके लिए फंडिंग की है कि गणित के बच्चों को बढ़ाने के लिए हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी एक ताकत के रूप में पूरे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के स्तर पर वो काम करने का प्रयास कर रही है। जी, आपने शिक्षण का कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कार्य किया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको आपकी नज़र से यदि हम देखना चाहें तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की आज़ादी के उपरांत 1968 में पहली बार शिक्षा नीति का प्रारूप बना था जी। और 1968 के बाद 1986 में मूल रूप से नई शिक्षा नीति आई। 1986 के बाद उसी का प्रारूप को 1992 में शिक्षा नीति का संशोधित रूप उसको 1986 का माना जा सकता है। और 2000 से 2005 के बीच में NCERT ने नेशनल करिकुलम फोरम एक्ट पास किया, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आगे बढ़ाने का उसने प्रयास किया। उसके बाद 2009 में राष्ट्रीय RTE एक्ट आया। 6 वर्ष से 14 वर्ष से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। उसके बाद 2015 में डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट UGC ने पारित किया उच्च शिक्षा में विकास करने के लिए, और उसी पीरियड में सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया, जो वर्तमान सरकार है, कि राष्ट्रीय नई एक शिक्षा नीति पॉलिसी बनाया जाए। तत्पश्चात 2016 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। लेकिन इसी बीच में वर्तमान सरकार के द्वारा के कस्तूरिरंगन, जो इसरो के वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। और के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में कमेटी के उपरांत उन्होंने 2019 में अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को, यानी सरकार को सबमिट कर दी, और वो 2020 में उसको कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। तो ये मूल रूप से शिक्षा का एक शुरुआती दौर से किस प्रकार से शिक्षा नीति
अब रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई परिवर्तन आए और भारत का एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है जो विश्व शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के महाशक्ति के रूप में एक सार्वभौमिकीकरण शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। इस प्रकार से जो योजनाएं लागू किया है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। जैसे एक योजना मैं बताता हूँ, 10+2 पहले आज की तिथि में पढ़ाई हो रही थी, उन्होंने उसको 5+3+3+4 का प्रारूप दिया। यानी प्रथम स्टेज में जो बच्चे हैं, नर्सरी क्लासेस पहले सरकारी विद्यालयों में नहीं होती थी, उसको नर्सरी क्लासेस को उन्होंने जोड़ा और 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को उन्होंने 3 साल तक नर्सरी क्लासेस और 6, 7, 8 वर्ष तक जो है 1 और 2 यानी स्टेज 1 में उसको केवल बच्चों को गणित को या विषय को एक रुचिकर बनाने के लिए खेल खेल में और अध्ययन करने के लिए उसे प्रोत्साहित करने की योजना है। वो संख्यात्मक या और क्लास 1 और 2 में संख्यात्मक कौशल विकास करने की योजना केवल रही। उसके बाद दूसरी स्टेज 2 में जो 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को लाया गया उसमें क्लास 3, 4 एवं 5 के बच्चे उसको गणित को रुचिकर के साथ साथ में भाषाई ज्ञान को भी उसे कौशल विकास करने की योजना बनाई गई। उसके बाद जो 11 से 14 वर्ष वो स्टेज 3 में आए, उस स्टेज में 3 में जो है 6, 7 और 8 के बच्चे, वहाँ से एक वोकेशनल कोर्सेस चालू किया गया कि व्यवसायिक शिक्षा, बच्चे रोजगार प्रारंभिक अवस्था से ही रोजगार की ओर उन्मुख हो, क्योंकि हर व्यक्ति का लोग रहता है, पढ़ने का उद्देश्य मूल रूप से रहता है कि हम किस प्रकार से सरकारी या निजी क्षेत्र में अपने रोजगार, तो सरकार ने इसके प्रोविजन कर दिया कि नहीं क्लास 6 से ही बच्चे को हम एक रोजगार परक शिक्षा देंगे और वोकेशनल शिक्षा शुरू किया। उसके बाद जो है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्टेज 4 में उन्होंने 9 से 12 का सिलेबस लागू किया और उस 9 से 12 के बच्चे के लिए एक जो शिक्षा नीति में तय किया गया कि अब 10+2 सिस्टम करने के समाप्त के बाद 9+12 का है। उसमें विषय को आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स पहले अलग अलग 10th के बाद होते थे, अब नहीं, अब आर्ट्स के बच्चे अपने स्ट्रीम को कॉमर्स के साथ रख सकते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे आर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं, यानी उसके स्ट्रीम चुनने का एक मौका दिया गया। और उसके बाद 12th करने के बाद एक बोर्ड एग्जाम लेगी और उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग किया जाता है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरी, उसने शिक्षा नीति में हर एक जिला में बाल भवन स्टैब्लिश करने की नीति बनाई। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, पहले होता था कि बच्चे को अगर कहीं स्कूल छोड़ दिया या स्नातक के पास बच्चे छोड़ जाते थे तो उसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट, डिजी लॉकर होता है, उसके क्रेडिट स्कोर को उसमें जमा किया जाता है ताकि कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है एग्जिट स्ट्रीम शुरू किया गया, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रीम। अभी के समय में अगर कोई बच्चे इंजीनियरिंग पास करते हैं या स्नातक पास करते हैं तो उसे 3 ईयर डिग्री कोर्स लेने पड़ते थे, इंजीनियरिंग करते तो उसको 4 ईयर डिग्री कोर्स लेने पड़ते थे। अगर कोई बच्चा आज के तिथि में स्नातक पास करता है तो स्नातक के लिए उसे 8 सेमेस्टर के लिए जाना होगा। उसमें पहले 3 साल में ही होती थी और हर एक ईयर जो एग्जाम होते अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम उसमें लागू कर दिया गया। और 1 साल के बाद जो है अगर कोई बच्चे अपने कैरियर छोड़ देता है एग्जाम को तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है जिसका उपयोग पूरे नेशनल लेवल पर ही आया। अगर 2 वर्ष में हमने केवल अध्ययन किया किसी परिस्थिति बस तो उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष हमने स्नातक की डिग्री लिया तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है। और 4 वर्ष अगर किसी बच्चों ने किया तो उसे विदेश में ही पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ साथ वो MSc करना चाहता है तो 1 वर्ष में ही MSc करने का प्रावधान है जी। यानी कि यदि हम पहले की बात करें विजय जी तो कई बार ऐसा होता था कि किसी ने 1 वर्ष का एग्ज़ाम दिया, 2 वर्ष का एग्ज़ाम दिया, स्नातक नहीं कर पाया, चूक गया। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में जैसा आप बताना चाह रहे हैं कि इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, आपने 1 वर्ष भी पढ़ा, 2 वर्ष भी पढ़ा, लेकिन डिग्री आपकी बेकार नहीं जाने वाली है। और ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जब पहले की बात होती थी तो बच्चों को ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो विज्ञान का विद्यार्थी है, ये तो आर्ट्स का विद्यार्थी है। यदि अब के बच्चे यदि चाहे तो विज्ञान के साथ साथ आर्ट्स की भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो लगभग हर क्षेत्र की जानकारी आज के बच्चे ले पाएंगे नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद। यदि हम बात करें
बिहार के बच्चों के विषय में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाले हैं नई शिक्षा नीति के? देखिए, एक सरकार को इस लेवल पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की और राज्य सरकार को उन्हें दिया गया कि अपने परिवेश के आधार पर, क्योंकि जितने भी प्रदेश होते हैं उनकी भाषा, सांस्कृतिक प्रदेश, भौगोलिक स्थिति, उसकी कल्चरल स्थिति, हर लेवल पर अंतर होती है। तो एक राज्य की नई शिक्षा नीति होनी चाहिए जो राष्ट्र के स्तर पर हमारे जो नई उस भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति उसके लाइट में गठन करने की ज़रूरत है। और बिहार सरकार के साथ साथ अन्य प्रदेश भी, कई प्रदेशों में लागू किया गया है, यहाँ भी स्नातक वाले जो है कोर्स लागू कर दिया गया है। तो धीरे धीरे उस पर इम्प्लीमेंटेशन बिहार सरकार की हो रही है, लेकिन तकनीकी समस्याएं कहीं कहीं होती है कि एकेडमिक रूप से हम इतना एडवांस नहीं है कि उस बच्चे को या उसकी टेक्नोलॉजी, शिक्षकों की कमी सबसे बहुत समस्या है, शिक्षकों की प्रशिक्षण की कमी, एक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक ही मार्गदर्शक होते हैं। तो एक प्रशिक्षण की योजना बनाने की आवश्यकता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए योजना है। सरकार ने इस वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की प्रशिक्षण की योजना बनाई है और वो शुरुआती दौर से शुरुआत कर दी है। तो एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, एक 4E कंसेप्ट मैं देता हूँ कि इसकी कमी को भरपाई के लिए एक्सपेंशन, इक्विटी, एम्प्लॉयबिलिटी और एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के अंतर्गत जो है करीब करीब 1000 बच्चों को एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। इक्विटी आपके माध्यम से विजय जी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दर्शक जान पाए हैं। यदि चलते चलते हम बात करना चाहें, चूँकि आप विभागाध्यक्ष है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो गणित को लेके किस तरीके से बच्चे अपने में रुचि जगाएं और एक मैथमेटिक्स फोबिया जो है उससे कैसे बच सकते हैं? चलते चलते 2 लाइनों में क्या संदेश? हाँ, देखिए, गणित को रुचिकर बनाने के लिए उसको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, उसके बाद एक अनुशासित रूप से उसके रहने के लिए, उसके बाद जो है उसे एक सिलेबस को प्रॉपर वर्ड से पढ़ना, उससे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक अपने पर थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छे वातावरण की जरूरत है। अगर ये सारे बच्चों को एक वातावरण मिलती है तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो हमारे दर्शक जान पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे विजय कुमार जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में यदि आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।